हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं समाचारों में आती रही हैं। उसमें से दो देशों के साथ हमारे सीमा विवाद की जो समस्या है वो उभर कर सामने आई है। एक तो चीन के साथ, और आपको ज्ञात है कि चीन के साथ हमारी बहुत लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कई क्षेत्रों में सीमा विवाद की स्थितियां उत्पन्न रहती हैं। लेकिन दूसरी जो चीन से ठीक पहले 26 मई के अखबारों में सूचना आई वो थी भारत और नेपाल के साथ सीमा विवाद की। चीन से सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और चूंकि चीन की साम्राज्यवादी नीति और उसकी कुछ आक्रामकता की नीति के कारण सीमा विवाद सुलझाने में उतनी सफलता अभी तक भारत सरकार को नहीं मिल पाई है। लेकिन आज मैं बात उस पर नहीं करूंगा। आज का जो विषय है वो है भारत नेपाल संबंध, और ये बेहद महत्वपूर्ण है कई मायनों में। पहला तो कारण ये है कि जो चीन है वो हमारा एक बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी है, लेकिन नेपाल के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। नेपाल हमारा सहयोगी है और बहुत ही स्नेही मित्र है, और जिस तरीके से उसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति है, भारत के साथ एक लंबे रिश्ते की बड़े आराम से आधारशिला रखी जा चुकी है। आइए उसके संबंधों को समझने के लिए पहले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की ओर चलते हैं। हिस्टोरिक बैकग्राउंड समझने के बाद हम ताज़ा विवाद की तरफ आएंगे और फिर ये भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि इन परिस्थितियों में किस प्रकार से समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है। तो अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा था और उस लेख में भारत नेपाल सीमांकन को लेकर के कुछ फैक्ट्स लिखे गए थे और मैं वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। उस लेख को मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसमें लिखा था कि भारत और नेपाल के बीच सीमा का इतिहास बहुत लंबा है। 1816 में सुगोली भी इसे कहते हैं, 1816 में संगोली की संधि के पहले नेपाल किंगडम का विस्तार पश्चिम में सतलज से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक था। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड आप नेपाल की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो समझ पा रहे होंगे कि सतलज नदी से लेकर के और वो तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र हुआ करता था। आगे लिखा है कि एंग्लो नेपाल युद्ध में नेपाल की हार हुई और इसका अंत सुगोली संधि के साथ हुआ। सुगोली संधि के तहत नेपाल को काली और राप्ती नदी के बीच का पूरा मैदानी इलाका ब्रिटिश इंडिया को सौंपना पड़ा, यानी कि वो क्षेत्र अब भारत, उस समय का जो ब्रिटिश भारत था उसके क्षेत्र में आ गया। नेपाल में भारत के राजदूत रहे जयंत प्रसाद ने द हिंदू में 23 मई को भी इस चीज का जिक्र किया और उन्होंने इस बात को कोट किया था कि जो संगोली की संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत को क्षेत्र यानी ब्रिटिश भारत को क्षेत्र मिले थे, जाहिर सी बात है कि वर्तमान में नेपाल अब उस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है। जयंत प्रसाद ने आगे भी लिखा है कि ब्रिटिश इंडिया में लिपुलेख पास का इस्तेमाल तिब्बत और चीन के साथ व्यापार के लिए होता है। 1870 के दशक के सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में लिपुलेख डाउन से काला पानी तक का इलाका ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है। भारत की आजादी के बाद से नेपाल के राणा शासक और नेपाली राजाओं के साथ इसको लेकर कोई दावा नहीं किया गया। 1857 के विद्रोह में सैन्य मदद के लिए जंग बहादुर राणा को ब्रिटिश इंडिया के इनाम के तौर पर नेपाल और कपिलवस्तु दे दिया गया। यानी आप देखिए तो 1857 में ब्रिटिश शासन ने 2 क्षेत्रों को नेपाली शासक को गिफ्ट कर दिया था, और वो कौन कौन से थे? नेपालगंज और कपिलवस्तु। लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने गढ़वाल कुमायूं का कोई भी इलाका वापस नहीं किया।
ब्रिटिश इंडिया ने केवल नेपाल के साथ ही सीमांकन नहीं किया था, बल्कि चीन और पाकिस्तान के साथ ही सीमांकन किया था। ये आपको पता ही है कि हमारे पास लाइन ऑफ कंट्रोल जो चीन के साथ है, जो पाकिस्तान के साथ है, इनफैक्ट अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो सब ब्रिटिश इंडिया के दौर में ही जो है क्लियर की गई थी। तो ये हिस्टोरिक परिप्रेक्ष्य इसका ये रहा कि संगोली की संधि के बाद जो आधुनिक नेपाल है, जो वर्तमान का नेपाल है, उसका नक्शा तैयार हुआ था। उसमें थोड़े बहुत क्षेत्र बाद में शामिल हुए थे, जैसा कि आपको मालूम चला कि कपिल वस्तु वगैरह बाद में नेपाल को गिफ्ट किया गया। लेकिन अगर आज वर्तमान में आधुनिक भारत के ज्योग्राफिकल मैप को देखें और आधुनिक नेपाल की ज्योग्राफिकल मैप को देखें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि वो स्थिति ब्रिटिश इंडिया के दौरान ही जिन जिन क्षेत्रों का सीमांकन कर दिया गया वहीं पर कायम है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ताजा विवाद किस बात के लिए बना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत पुराना कुछ 2-3 फैक्ट है जिसको शामिल करना बहुत आवश्यक है। मैं पहली बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 8 मई को आपके प्रधानमंत्री यानी हमारे 8 मई को प्रधानमंत्री नहीं, हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने धारपुला से चीन के लिपुलेक क्षेत्र तक एक सड़क मार्ग का उद्घाटन किया। और जाहिर सी बात है, लिपुलेक वो क्षेत्र है जिसमें चीन, भारत और नेपाल तीनों की सीमाएं मिलती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि चीन की आपत्ति इस पर आनी ही थी। और इसका थोड़ा सा और एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये है कि जब 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया था, तो उसी समय इस सड़क के लिए चीन के साथ समझौता हो चुका था। हालांकि उस समय भी चीन के साथ इस समझौते पर नेपाल ने अपनी नाराजगी जताई थी। अब इसी लिपुलेक के लिए जो एक बहुत सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उस पर यह ताजा विवाद शुरू हुआ है। इसमें 2-3 लोगों का मैं स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं, क्योंकि ये 2-3 लोग इस विवाद पर पूरी नजर रखे हुए हैं और विभिन्न समाचारों में इनकी स्टेटमेंट और इनके आर्टिकल्स निकलते रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो जिक्र करना चाहता हूं मैं, वो है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई की। बाबूराम भट्टाराई कहते हैं कि जिस तरीके से अभी ये ताजा विवाद उठा है, उसका जो मामला है वो इस बात से शुरू होता है कि भारत ने 2019 में अपना एक नया राजनीतिक मैप जारी किया। आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में जब हमने धारा 370 और 35A हटाया, यानी आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A हटाया, तो उसी दौरान उसके बाद हमारा नया सीमांकन हुआ। यद्यपि यहाँ ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई नए क्षेत्र भारत के परिसर में शामिल नहीं किए गए थे। जैसी है उससे पहले की स्थिति वही आज है, बस अंतर सिर्फ ये आया कि 2 अलग अलग क्षेत्रों को दोबारा कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो उस राजनीतिक बदलाव, राजनीतिक क्षेत्र के जो नए साइट आए, जो नए 2 प्रदेश बने, उनके बदलाव के साथ ही भारत सरकार ने एक नया मैप जारी किया। तो बाबूराम भट्टाराई ये शो करते हैं कि नेपाल भी अपने राजनीतिक मैप को उसी परिप्रेक्ष्य की प्रतिक्रिया के रूप में जारी करता है। लेकिन जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या ये राजनीतिक मैप महज कूटनीतिक है, तो उन्होंने इस पर यह बात रखी कि नेपाल भी भारत की तरह एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे भी अपनी देश की जो राजनीतिक भौगोलिक सीमा है उसको स्पष्ट रूप से अपनी जनता के समक्ष रखने का अधिकार है। अब विवाद किस बात पे उठा? विवाद इस बात पे उठा कि जो लिपुलेक का क्षेत्र है वो भारत के उत्तराखंड के आधिकारिक मैप में भारत का हिस्सा है, और जाहिर सी बात है उसी लिपुलेक का कुछ भाग चीन के हिस्से में है और कुछ भाग पर नेपाल दावा करता है। तो स्वाभाविक है कि ये चूंकि तीनों देशों की सीमाओं वाला क्षेत्र है, इसलिए नेपाल की असहमति और नेपाल की नाराजगी इस पर निकल के सामने आई है। आइए इसकी पड़ताल और करते हैं। तो इसमें भारत के नेपाल में राजदूत रहे
जयंत प्रसाद, जो कि 23 मई को उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका मैं कुछ जिक्र कर दूं तो भारत के जो राजदूत हैं जयंत प्रसाद साहब, वो लिखते हैं कि इसमें भारत ने किसी प्रकार से कोई नेपाली सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि भारत संगोली संधि के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किए गए क्षेत्रों पर ही अपनी गतिविधियां आगे बढ़ा रहा है। यानी कि वो इस विवाद को बहुत ज्यादा भारत की सीमा या भारत की तरफ से नेपाल की सीमा का अतिक्रमण नहीं मानते। लेकिन चूंकि नेपाल में वर्तमान में जो सरकार है वो माननीय ओपी शर्मा ओली साहब की है, और ये 60 के दशक के बहुत अच्छे राजनयिक हुआ करते थे और नेपाल में इन्हें भारत का सपोर्टर भी माना जाता रहा है। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि नेपाल के अंदर वहां की मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि भारत की इस गतिविधि के लिए इनसे तीखी आलोचना इनकी हुई और इनसे प्रतिक्रिया मांगी गई है। तो स्वाभाविक था कि कहीं न कहीं जन आकांक्षाओं की, चूंकि लोकतंत्र में आप जानते हैं जन आकांक्षाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, इस परिप्रेक्ष्य में इनको इस पर अपनी सफाई देनी पड़ी। हालांकि 2 दिन पहले अभी भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नेपाल के साथ हम किसी भी प्रकार से बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनफैक्ट सारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद पर हर संभव सकारात्मक बातचीत के लिए हम तैयार हैं, किंतु नेपाल को विश्वास कायम करने के लिए पहल करने पड़ेंगे। यानी स्वाभाविक सी बात है, ये एक गतिरोध नेपाल और भारत के संबंधों में उभर कर जरूर सामने आ चुका है। आपको और 1-2 फैक्ट बताना चाहता हूं कि जो ये नेपाल का और भारत का विवाद है उसमें एक पत्रकार हैं, उनका नाम है आनंद स्वरूप वर्मा। ये साहब नेपाली मामलों के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और ये लिखते हैं कि जो ये भारत और नेपाल के बीच ताजा तनाव है, इसमें चीन भी एक पक्ष है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चीन ने अभी तक इस पर अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है और वो इसे भारत का और नेपाल का एक द्विपक्षीय संबंध ही मानता आया है। किंतु चूंकि लिपुलेख क्षेत्र में तीनों की सीमाएं मिलती हैं, इसलिए चीन का भी निश्चित रूप से शामिल होना इसमें बनता है। तो ये आगे कोट करते हैं कि ये सीमा विवाद जो आज का है, जो ताजा क्षेत्र के लिए उपजा है, इस पर जब 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने चीन से समझौता किया था सड़क बनाने का, तब भी नेपाल ने विरोध जताया था। कहने का मतलब ये हुआ कि नेपाल इस स्थिति से असहज रहा है और ये विरोध जताता रहा है। मैं आपको 2-3 परिप्रेक्ष्य और देना चाहता हूं। एक तो नेपाल के साथ हमारे सीमा जो संबंध हैं वो बहुत लिबरल रहे हैं। तो अभी तक किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत हार्ड फास्ट जो है हमारी बॉर्डर सील और इस प्रकार की चीजें नहीं रही हैं। कभी कभी जैसे 2015 में नाकेबंदी की गई थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट में भी एक बार नाकेबंदी की गई थी, कई बार आर्थिक मोर्चों पर नाकेबंदी कर दी जाती है। तो ऐसी स्थितियों में जाहिर सी बात है नेपाल का असहज होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी नेपाल के साथ चूंकि हमारे गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है और जो डेमोग्राफिकल एक सिमिलरिटी है, जो एथनिक जो हमारी सिमिलरिटी है वो इतनी डेप्थ की है कि किसी भी प्रकार से नेपाल का असहज होना हमारे सांस्कृतिक, सामरिक और ऐतिहासिक संबंधों के लिए बेहतर नहीं है। अभी नेपाल इस विवाद को लेकर के और आगे आना चाहता है और उनके विदेश मंत्रालय का यह बयान है कि भारत को चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी सचिव स्तर की वार्ता करके इस पर समाधान प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन भारत ने 2 टूक बयान दे दिया है कि विश्वास बहाली के बाद ही, अनुकूल माहौल के बाद ही, अनुकूल विश्वास के बाद ही हम चर्चा कर पाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत ने अपना पक्ष रख दिया है और नेपाल की नाराजगी भी भारत सरकार को कहीं ना कहीं समझ में आ चुकी है। हालांकि ये विवाद खत्म होते होते ही चीन के साथ विवाद शुरू हो गया है और वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है भारत की विदेश नीति के लिए। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जुड़े रहिए और आप अपनी प्रतिक्रिया
हम तक जरूर पहुंचाएं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। आशा है आपको भारत नेपाल संबंध समझने में काफ़ी मदद मिलेगी।